तो जैसे कि, हाँ, गुड इवनिंग माधुरी। जैसे कि हम लोग इंग्लिश की तैयारी करेंगे, अभी इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। तो व्यापम का एग्जाम आप लोग दिए हैं क्या पहले? सीजी व्यापम का दिए होंगे, है ना? तो सीजी व्यापम का अगर आप वनडे एग्जाम भी दिए हैं कभी, या फिर पीएससी वगैरह भी दिए हैं, पीएससी में खैर मेंस में पूछता है इंग्लिश। अगर व्यापम का वनडे एग्जाम दिए हैं, चाहे शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम दिए हैं, इसमें इंग्लिश का वेटेज रहता ही रहता है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वेटेज हो सकता है, किसी में 5 नंबर रहता है, किसी में 10 नंबर रहता है। तो देखते हैं कि अपने को इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। कुछ प्रॉब्लम है इस बोर्ड के साथ, हैंग हो रहा है। तो आप लोग अगर व्यापम का एग्जाम दिए होंगे ना, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन रहेगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना? व्यापम का ये पैटर्न है। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपके टेंस से आएंगे, कुछ वॉइस से आएंगे, कुछ नरेशन से आता है ना? इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा आपको कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं? कुछ में प्रीपोजिशन डाल दीजिए बोलता है, कुछ में आर्टिकल का क्वेश्चन आता है, कुछ में आप देखना कंजंक्शन या एडवर्ब ऐसा क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के अंग्रेजी के सभी टॉपिक से क्वेश्चंस वो साइमल्टेनियसली देते जाता है। हर एक एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के डिमांड के हिसाब से हमको उस एरिया को ज्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। व्यापम की बात करेंगे तो अभी हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमको कैसे किस एरिया में ध्यान देना है। और व्यापम में भी अगर सबसे पहले बोला जाए तो हम लोग ना आमीन के हिसाब से ना इसको एक तरीके से कैटेगराइज करेंगे। तो आज की क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। हम इंग्लिश शुरू करने वाले हैं। इंग्लिश जो है सीजी व्यापम के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तैयार करना है। आप में से कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं कि सभी हिंदी वाले हैं? एक या दो लोग हैं? 3 लोग हैं इस क्लास में इंग्लिश मीडियम वाले। ऑनलाइन में भी चाहे आप इंग्लिश वाले हो चाहे आप हिंदी वाले हो, हम लोग मान के चलेंगे कि आप अभी 0 लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं और हम बेसिक से इसकी तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप लोग को आता है तो अच्छी बात है, रिविजन हो जाएगा। जिनको नहीं आता है उनको सीखने का मौका देंगे, ठीक है? तो ये अपन स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश के लिए ना सबसे पहले ना हम लोग ना एक सिलेबस डिफाइन करेंगे। सिलेबस क्या क्या पढ़ना होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिलेबस की, वो भी किसका? इंग्लिश का। इंग्लिश के सिलेबस की बात की जाए, इस सिलेबस को ना मैं सबसे पहले ना 2 पार्ट में तोड़ूंगी, बाद में और इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फिलहाल सबसे पहले मैं 2 हिस्से में इसको क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी। इसमें से ये पहला हिस्सा होगा किसका? ग्रामर का। ग्रामर मतलब हिंदी मीडियम वाले जानते हैं व्याकरण। और दूसरा हिस्सा हम इसको करेंगे वोकैब। वोकैबलरी समझते हैं, शब्दकोश जिसको आप लोग कहते हैं वोकैबलरी का। तो एक हो गया ग्रामर एक हो गया वोकैबलरी। इस ग्रामर हिस्से को भी फिर मैं 2 हिस्से में डिवाइड करूंगी। पहला हिस्सा जिसमें हम डील्स करेंगे सेंटेंसेस के साथ, और दूसरा हिस्सा जिसमें हम डील करेंगे वर्ड्स के साथ। तो एक हिस्सा हो गया सेंटेंसेस, मतलब इसमें वाक्यों से हम डील करेंगे, और दूसरा हिस्सा जिसमें वर्ड्स मतलब शब्दों से हम डील करेंगे। तो ग्रामर के अंदर भी 2 तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा कभी किसी किताब में लिखा नहीं होता, ये केवल हमारे समझने के लिए बन रहा है। तो सेंटेंस केस में अगर बात की जाए तो इसमें आपको मुख्य 3 टॉपिक पढ़ना होता है। एक आपको सबसे पहले पढ़ना होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर कि अंग्रेजी के वाक्य में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता कैसा है। इसके बाद इसमें बात करते हैं हम लोग, मेन 3 टॉपिक होता है। फर्स्ट होता है टेंस, सबसे पहला होता है टेंस। दूसरा होता है वॉइस, और तीसरा होता है नरेशन। तो ये वो हिस्सा हो गया जिसमें हम सेंटेंसेस से डील करेंगे। और इसमें ही आप लोग कई बार इस नरेशन को स्पीच के रूप में देखे और सुने हैं। तो ये दोनों एक ही चीज होती है, कंफ्यूज नहीं होंगे। स्पीच या नरेशन एक ही चीज है। तो ये मेन 3 टॉपिक यहाँ पे हमको कवर करने होंगे। वर्ड केस की बात करें तो इस वर्ड केस के अंदर हमको देखना होता है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या लिख दिया मैंने? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है?
तो अंग्रेजी के सिलेबस को हमने दो हिस्से में तोड़ा है, एक है आपका ग्रामर और दूसरा है आपका वोकैब। ग्रामर मतलब व्याकरण, व्याकरण पहले पढ़ेंगे, फिर एक तरफ शब्दकोश पढ़ेंगे। इस व्याकरण के अंदर भी आपको पता होता है टेंस, वॉइस, नरेशन, है ना, क्या बोलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब पढ़ते हैं, लेकिन उसको अपन दो हिस्से में तोड़ देते हैं, इजी जाएगा पढ़ने में और समझने में। तो इस सेंटेंस केस में मैंने लिखा है सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहचानेंगे, देन टेंस, वॉइस और नरेशन तीनों क्रमबद्ध क्रम पढ़ते जाएंगे। इधर अगर वर्ड केस में बात किया, मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी मीडियम वाले इसको आप लोग वाक्य भेद के रूप में पढ़ते हैं, वाक्य भेद के रूप में पढ़ते हैं। आप लोग वो सुने हो कभी, संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, दो हो गया, उसके बाद विशेषण, तीसरा क्रिया, उसके बाद क्रिया विशेषण, समझ गए। तो यही सब पढ़ना है, लेकिन किस में पढ़ना है, इंग्लिश में। तो यहाँ पर इसके अंदर फिर से कुछ पार्ट रहेंगे, और वो पार्ट होगा, देखते हैं क्या। तो वर्ड केस में आपने देखा वर्ड केस में पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी कुछ हिस्से पढ़ना है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे नाउन, नंबर 1 लिखते हैं नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब। आप लोग अगर इंग्लिश पढ़े हो कभी तो सुने हो क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। किसी ने 8 आंसर दिया। टोटल ये 8 होते हैं। कौन कौन से 8 होते हैं यहाँ लिख रहे हैं। तो एक होता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। इसके बाद क्या, सीक्वेंस थोड़ा बदल देते हैं इसका। नाउन प्रोनाउन के बाद लिखते हैं एडजेक्टिव, अगर आपने लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, और उसके बाद लिखते हैं सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सुना है। उसके बाद देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस बोर्ड, कुछ तो इश्यू है, काफी हैंग कर रहा है ये। सेवेंथ में लिखना कंजंक्शन, ये देखो काफी हैंग कर रहा है ये। और एट्थ इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन, ये 8 लिखा मैंने, यही होता है वाक्य भेद, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। वर्ड केस में ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी एक ऐसा चीज छूट रहा है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। और जिन लोग वन डे व्यापम दिए हैं उन लोग एक वर्ड सुने होंगे, आर्टिकल, सुने हैं। ये आर्टिकल जो है यहाँ पे तो शामिल नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल अपने को पढ़ना रहता है वर्ड केस के अंदर, इसको पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन व्यापम यहाँ से दे देता है। तो कुल मिला के अगर सिलेबस की बात की जाए तो ग्रामर वाला हिस्सा हमारा पूरा हो गया। ग्रामर के सिलेबस में ये सब कुछ करने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा अब मैं जाऊंगी अगर वोकैबलरी में, तो वोकैबलरी के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग हिंदी में पढ़े हैं वो सब, समानार्थी, विपरीत, ऐसा सुने हैं ना, बस वही सब इंग्लिश में पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है क्या, सिनोनिम्स। थोड़ा सा मेरा बोर्ड हैंग कर रहा है। एक पढ़ना है एंटोनिम्स। इसके बाद आप लोग हिंदी में वो पढ़ते हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसी को अंग्रेजी में पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। इसके बाद हम इसमें देखते हैं स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स के बाद ईडियम,
एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट, प्रोवर्ब। तो फिलहाल हम लोगों ने एक सिलेबस डिस्कशन किया है। थोड़ा सा इसको लिखने के बाद आप सभी इसको समझेंगे मेरे साथ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। और कुछ छूट गया है क्या? एक आध टॉपिक जो आपकी नॉलेज में है, व्यापम अगर आप लोग दिए हैं तो कुछ ऐसा सिलेबस का आइडिया नहीं है क्या? ठीक है, तो सिलेबस यही है। आप कोई भी व्यापम का एग्जाम दोगे, इन्हीं में से कुछ उठा के वो डाल देता है, या तो पूरा डालता है या तो आधा डालता है। तो पूरा इतना सिलेबस अगर आपका तैयार है ना, तो ये समझ के चलेंगे कि आपका व्यापम का तैयारी पूरा हो गया है अंग्रेजी का। यहाँ पर एक टॉपिक जो आप लोगों को नोटिस नहीं हो रहा है, मैं बता देती हूँ। ये जो आप लोग लिंग और वचन पढ़ते हैं हिंदी में, वो लिंग और वचन यहाँ भी पढ़ना पड़ता है। जैसे पेन का पेन्स बनाना है ना, मंकी का मंकीज कैसे होगा। साथ में अगर आप देखोगे कि किंग का क्या होता है, ऑपोजिट क्वीन होता है ऐसा। तो इस टाइप का जो ऑपोजिट और प्रोनाउन प्लूरल वाला होता है, ये इस नाउन टॉपिक के ही अंदर पढ़ा जाता है। तो यहीं पे कैटेगरी कर सकते हैं, एक टॉपिक लिखना नंबर और एक टॉपिक लिखना जेंडर। एक टॉपिक लिखा मैंने नंबर और एक टॉपिक लिखा मैंने जेंडर। तो कुल मिला के अब सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है आपका। देखा ग्रामर हिस्सा और वोकैब हिस्सा। ठीक है, तो ऑनलाइन बैच में यहां तक समझ आया। ग्रामर मतलब व्याकरण हिस्से में, ग्रामर मतलब व्याकरण हिस्से में सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, फिर टेंस। टेंस मतलब कि काल जो आप लोग पढ़ते हो, प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट वाला, एक बार सभी लोग समझ लेंगे क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वॉइस। वॉइस मतलब समझते हैं, मैं आम खाता हूँ, ये एक वाक्य हो गया, आई ईट अ मैंगो। इसका एक वॉइस चेंज करने को आता है, पेसिव एक्टिव टाइप से सुने हैं आप लोग, है ना, आगे डिटेल आएगा। तो यहाँ पे वही पढ़ना रहता है कि मैं आम खाता हूँ को आप और किस तरीके से बोल सकते हो। आम मेरे द्वारा खाया जाता है, मतलब आई ईट अ मैंगो को मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, अ मैंगो इज इटन बाय मी। तो यही आपको पढ़ना रहता है वॉइस के अंदर। नरेशन या स्पीच जो टॉपिक लिखा है, इसमें क्या पढ़ना रहता है? तो नरेशन या स्पीच टॉपिक में कुल मिला के हमको एक दूसरे की बातों की चुगली करनी होती है। इट मीन्स अगर मैं इनसे कोई बात कहूंगी और ये जाके किसी थर्ड पर्सन को उस बात को कन्वे करेगी, उसी के तरीके को हम पढ़ते हैं किसमें? नरेशन या स्पीच में। ठीक है, ये तीन तरीके हो गए। सेंटेंस केस इतने में पूरा हो जाता है। यहां से वॉइस नरेशन से आप देखना, व्यापम का अगर कोई भी एग्जाम दोगे 10 नंबर में से एक एक नंबर का पक्का क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है। दूसरा, अगर जाओगे आप वर्ड्स केस में, मैं यहाँ पे केवल और केवल किससे डील करूंगी? वाक्यों से डील करूंगी। और यहाँ पे किससे डील करूंगी? शब्दों से। शब्दों से डील करने का मतलब, अगर मैं बोलूं ये क्या है ऊपर में, तो बोलोगे मैम फैन लगा है। ये क्या है मैम? पेन है ना। मैं कौन हूं? एक गर्ल हो बोलोगे आप, है ना, गर्ल हो। आप टीचर भी बोल सकते हो, मैम आप टीचर हो। ये क्या है? एक क्लासरूम है। मैंने अलग अलग छोटे छोटे शब्द बताए आपको। उसके बाद इन सभी शब्दों के मैंने बोला कुछ कुछ, देखो सबका नाम है, ये पेन है, ये बोर्ड है ना, ये फैन है, ये टेबल है। आखिरी में मैं बोल दूंगी कि दुनिया की हर वो चीज, हर वो वस्तु जिसका कोई नाम है, वो कहलाता है संज्ञा। पढ़ते थे बचपन में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही पढ़ना है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, यही सब पढ़ना रहेगा। आगे जाके थोड़ा अपडेट करेंगे इसको, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से पढ़ेंगे इसको। तो संज्ञा जो है, नाउन जो है, यहाँ पे आप किससे डील करते हैं? कुल मिला के शब्दों से डील करते हैं। कुछ कॉमन आएंगे, कुछ प्रॉपर आएंगे, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएंगे, मटेरियल नाउन आएंगे। उनका क्वेश्चन कैसे आता है? तो यहाँ पे नाउन टॉपिक का मतलब क्या होता है? संज्ञा। और आप यहाँ पे किसको पढ़ते हैं? संज्ञा को। दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे? प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखते लिखते जा रही हूँ। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको कभी कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए।
यहाँ पे पहला टॉपिक जो लिखा है नाउन, उसका मतलब होता है संज्ञा। दूसरा क्या लिखता है, प्रोनाउन। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, सुने होंगे, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। मतलब मैं बोलूंगी राम एक अच्छा लड़का है, राम बहुत मेहनत करता है, राम रोज स्कूल जाता है, बार बार राम शब्द की क्या हो रहा है यहाँ पे, उच्चारण हो रहा है और उसका रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राम अच्छा लड़का है, उसके बाद उसको राम ना बोल के उसके जगह कुछ और शब्द बोल देना है। जैसे वह रोज स्कूल जाता है, वह बहुत मेहनत करता है, तो आपने राम के जगह क्या लगा दिया, वह। तो हिंदी में तो वह लगा देते हैं, पर अंग्रेजी में लगाना पड़ता है ही। वहीं पे सीता एक अच्छी लड़की है, सीता अच्छा गाना गाती है, तो आप बोलोगे सीता एक अच्छी लड़की है, वह अच्छा गाना गाती है, लेकिन हिंदी में तो वह बोल दिए, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा शी। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे संज्ञा के जगह आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, सर्वनाम। और ये सर्वनाम होता है अंग्रेजी में प्रोनाउन। ये क्या होता है, प्रोनाउन। तो सर्वनाम, संज्ञा के बाद क्या लिखा है, सर्वनाम। तीसरा लिखा है एडजेक्टिव। आप लोग को पढ़े होंगे बचपन में, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कारक को विशेषण कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं राम एक लड़का है, तो यहाँ पे साधारण सी बात है कि राम एक लड़का है। अगर मैं बोलूं राम एक मेहनती लड़का है, तो यहाँ पे ये जो मेहनती वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उस लड़के के लिए जो कौन है, राम। तो कुल मिला के ये मेहनती शब्द ना राम के कुछ विशेषता को बता रहा है। मैं बोल दूंगी राम एक कामचोर लड़का है, तो यहाँ पे ये भी विशेषण ही है। तो विशेषण ऐसा नहीं जरूरी कि कुछ गुण ही बताएगा, वो हमेशा अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब राम एक मेहनती लड़का है, जो लिख रहा है ना, बात बोल रहे हैं ना, इसमें मेहनती जो है वो एक संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कुछ ना कुछ वो संज्ञा या सर्वनाम में एड ऑन करेगा, वो कहलाता है एडजेक्टिव। यह एक कक्षा है, यह एक क्लासरूम है, दिस इज अ क्लासरूम, दिस इज अ बिग क्लासरूम। अगर ऐसा बोल दिया तो इस क्लास की विशेषता क्या है, बड़ा है, तो वो क्या हो जाता है, विशेष एडजेक्टिव विशेषण। तो यहाँ पे आप इसको क्या लेते हैं, विशेषण। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। वर्ब लिखा है अगला, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, है ना। तो वर्ब मतलब होता है क्रिया, इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी। वर्ब मतलब होता है क्रिया। हिंदी में तो आसान है, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सब में ना ना जुड़ा होता है। पर इंग्लिश इससे थोड़ा अलग है। इंग्लिश में क्रिया को आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें ऐसा कोई ऐसा नाम वाला शब्द नहीं जुड़ा होता। हर क्रिया एक दूसरे से अलग हो सकती है, ईट, स्लीप, वॉक, टॉक, जंप, सिट, सब अलग है। तो यहाँ पे पढ़ना रहेगा हमको किसके बारे में, क्रिया के बारे में। यहाँ पे हमको पढ़ना है क्रिया, क्रिया के रूप, ऐसा बहुत कुछ यहाँ पे आने वाला है। क्रिया के बाद अगला क्या लिखा है, एडवर्ब। वर्ब के साथ ही कुछ एडी जैसा जुड़ा हुआ है ना, तो आप लोग ध्यान देना, जहां पे भी ये एडी वर्ड जुड़ा रहेगा ना, इट मींस एड, ए डबल डी एड वाला है, जोड़ वाला। तो ये एडजेक्टिव जो था वो क्या कर रहा था, संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहा था, विशेषता बता रहा था। ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा था। तो ये एडवर्ब किसकी विशेषता बताएगा, वर्ब की। दिस इज सो इरिटेटिंग, ये बोर्ड बहुत दिक्कत कर रहा है, इसको ठीक करेंगे कर। तो ये दोनों की विशेषता बताता है, और ये एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की। इसका मतलब वो क्रिया में कुछ जोड़ेगा। तो आप लोग संज्ञा सर्वनाम में जोड़ने वाला समझ गए कि सीता एक लड़की है, सीता एक अच्छी लड़की है, तो ये अच्छी क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब दूसरा आता है ये क्रिया विशेषण। एडवर्ब मतलब क्या बोल रहे हैं, क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण क्या चीज है, कोई एग्जाम्पल बता सकेगा क्या मुझे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। क्रिया विशेषण, पंखा चल रहा है फिलहाल, पंखा चल रहा है एक साधारण सा वाक्य है। इसमें आपका सब्जेक्ट है या जो काम कर रहा है वो पंखा है, और क्या काम कर रहा है, चलने का, घूमने का, पंखा चल रहा है। अगर मैं बोलूं पंखा धीरे चल रहा है, तो ये धीरे वर्ड विशेषता कुछ जोड़ रहा है चलने की प्रक्रिया में, और ये धीरे जो बोली ना मैंने, यही क्या है आपका क्रिया विशेषण। ये उस क्रिया में कुछ बात को जोड़ रहा है कि पंखा कैसा चल रहा है, धीरे चल रहा है। समझ आया? तो यहाँ पे जो क्रिया में कुछ जोड़े या घटाए उसको आप एडवर्ब या क्रिया विशेषण बोलना। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, इन तीनों के बारे में सुनना आप लोग। प्रीपोजिशन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को इसको लगाने आना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है व्यापम के हिसाब से। आप लोग सुने हो क्या कभी ऐसा, इन, ऑन, एट, ऐसा बहुत सारा कुछ कुछ वर्ड सुने हो क्या आप लोग, टू, ये सभी कहलाते हैं प्रीपोजिशन,
है ना। कुल मिला के ये 50 के ऊपर होते हैं। अपन जो भी इंपॉर्टेंट है या जो भी आने लायक रहेंगे उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अगला क्या लिखा है, कंजंक्शन। कंजंक्शन को ना हिंदी में आप लोग संयोजक के रूप में पढ़े हो, खैर वो हमारे काम का नहीं, हिंदी में क्या है, काम का है कि ये होता क्या है। कंजंक्शन ये क्या कर रहा है, कुछ जोड़ने का काम करता है। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, श्याम एक अच्छा लड़का है, दोनों के बारे में जब मैं एक ही बात बोल रही हूं तो मैं क्यों ना ऐसा बोल दूं, राम और श्याम अच्छे लड़के हैं। मेरा वाक्य भी छोटा हो गया, प्रिसाइज हो गया, और जितने कम शब्दों में बात बोली जाए सरल शब्दों में सही माना जाता है। तो इसीलिए कंजंक्शन में आ जाता है एंड, और, बट, सुने हो ये सब आप लोग, पर, और मतलब अथवा, एंड मतलब और या अथवा, पर, परंतु, ऐसा सब। साथ में आप लोग सुने होंगे टू टू वाला, टी डबल ओ टू से टू, इधर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जितना सारा भी आप लोग ऐसा जोड़ा सुने हो ना, वो सब किस में आ जाता है, कंजंक्शन में पढ़ेंगे। इंटरजंक्शन क्या होता है इसका मतलब, हाँ हाँ नहीं ठीक बोल रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे, विस्मयादि बोधक, समझते हैं कुछ ऐसा। जैसे कि अगर किसी के बारे में बुरी बात सुनोगे तो आप बोलोगे ओ, बुरा लगेगा आपको। अगर कुछ एक्साइटिंग देखोगे तो वाओ बोलोगे आप, वाओ कितना अच्छा दृश्य है। तो यहाँ पे ना एक्सक्लेमेशन के साइन वाली चीजें आप अक्सर देखेंगे। कुछ इंटरजंक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पे, वाओ, ओ, ये सब जो होता है ना, इनके यूजेस और इस टाइप की चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये इंटरजंक्शन वाला टॉपिक बहुत कम क्वेश्चन देखा जाता है इंटरजंक्शन से, व्यापक की दृष्टि से दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। तो वर्ड्स केस में ये सब डील करेंगे। आते हैं हम लोग एक अलग से लिखे हुए टॉपिक में। आप सभी लोगों को अगर मालूम है तो अच्छा है, नहीं मालूम है तो ध्यान रखना। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं टोटल, 8। ये टोटल कितना होगा, 8, जिसके नाम हम लोगों ने देखो लिखा है यहाँ पे। जोड़ी बना बना के पढ़ेंगे, इन तीनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन तीनों को एक साथ। आर्टिकल के अंदर क्या सुने हो आज तक, ए, एन और क्या, द। असल में आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट। याद मत करना अभी, सुन के बस रखना। दो प्रकार होते हैं, लेकिन होते टोटल कितने हैं, 3, ए, एन और द। आप देख पा रहे हो मैं दोनों को स्लैश में लिखी हूं, कॉमा करके द को अलग से लिखी हूं, कुछ कारण होगा आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे ए, एन, द आर्टिकल में आता है, ऐसे करके बस दिमाग में रखना। तो ये सब हो गया। अगला आओगे अगर किधर, वोकैब तरफ, तो ये देखो वोकैब में क्या क्या लिखे हैं हम लोग। एक लिखे हैं सिनोनिम्स। अच्छा, ये नंबर जो लिखा है, इस नंबर का मतलब यहाँ पे क्या पढ़ना है, वचन। और ये जेंडर का मतलब यहाँ पे क्या पढ़ना है, लिंग। ठीक है, ये दोनों आप हिंदी में पढ़ते हो, यहाँ भी पढ़ना है। सिनोनिम्स, सिनोनिम मतलब क्या पढ़ना है, समनार्थी। हिंदी मीडियम वाले लोग, अगर आप पहली पहली बार भी तैयारी कर रहे हो ना इंग्लिश की, तो ध्यान देना, ये सिनोनिम्स का पहला अक्षर क्या होता है, एस, और समनार्थी का पहला अक्षर स, मतलब सिनोनिम का मतलब समनार्थी होगा, है ना। कंफ्यूजन लगता है कभी कभी, नहीं पढ़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिनोनिम्स मतलब समनार्थी। एंटोनिम्स मतलब क्या, विपरीत। विपरीत शब्द होता है जो, वही विपरीत शब्द यहाँ पे याद करने रहेंगे इंग्लिश में, है ना। अनुकूल का प्रतिकूल ऐसे सब पढ़ते हो आप लोग, यहाँ पे उन सभी को इंग्लिश में याद करना है। समनार्थी में कैसे याद करना है, एक ही शब्द को और क्या बोलते हैं। इसके अलावा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ना मानने वाला नास्तिक, ये सब तो पढ़े हैं हम लोग। अब ये सब किस में पढ़ना है, इंग्लिश में। तो ये सब रहेगा आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, OWS इसको बोलते हैं कई कई बार, और इसका मतलब होता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। स्पेलिंग्स, ये टॉपिक का मतलब क्या, स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब है, व्यापम का एक फेवरेट पैटर्न है, फेवरेट क्वेश्चन है, वो देता है 4 स्पेलिंग, ABCD, और बोलेगा चारों में से कौन सही है। और दिखने में वो इतने सेम लगते हैं ना कि आते रहेगा तो भी कंफ्यूजन आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, और उन स्पेलिंग्स को ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इस स्पेलिंग वाले टॉपिक में आपको कुछ नोट्स दे दिया जाएगा या बता दिया जाएगा, और उन स्पेलिंग्स को आपको लर्न करना है जो संभावित रहेंगे। इसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेस, वो सुने हो क्या आप लोग, मुहावरे और वाक्यांश करके सुने हैं ना, मुहावरे। एक आध मुहावरे बताओ हिंदी में। हाँ, एक ने बताया वाक्यांश, अधगल, अधजल गगरी छलकत जाए, यही सबको इंग्लिश में पढ़ना रहेगा अभी हम लोग को।
नीचे क्या लिखा है, प्रोवर्ब, कहावतें। कहावतें भी सुने हो आप लोग, मुहावरे और कहावतें हिंदी में पढ़ते हैं। इस कहावतें को भी पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन अब किस में पढ़ना है, इंग्लिश में। इस कहावतें को भी पढ़ना है लेकिन इंग्लिश में। तो कुल मिला के ये सारा सिलेबस आपका इंग्लिश का यहाँ पे डिफाइन हो गया है। अब इसके बाद केवल और केवल पढ़ाई शुरू करनी है। तो ये देखिए, पीपीटी के रूप में ये डल जाता है ऐप में, और साथ ही आपको जो भी चीजें नोट्स में यहाँ पीपीटी के रूप में पढ़ाई जाएगी उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ भी मिल जाएगा। ऑनलाइन अगर बैच है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डल जाएगा, ऑफलाइन बैच है तो आपके भी व्हाट्सएप ग्रुप में डल जाएगा। तो आप उसको केवल प्रिंट करना और पढ़ते जाना, है ना। अगर किसी को शौक है क्लास में शॉर्ट नोट्स बना सकता है। फुल यहाँ पे आपको फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है मेरे पढ़ाने के ऊपर, क्योंकि एट द एंड वही काम आना है। ठीक है, तो ज्यादा लिखने पे मैं जोर ना देती हूँ ना दिलाती हूँ, है ना। आपको केवल ध्यान देना है, फोकस करना है, यहीं पे चीजें याद हो जाए, समझ जाए। नोट्स बना बना के तो रख डाले हैं इतने साल से, क्या हुआ है ना। तो अब आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे सिलेबस पूरा होता है, कौन सा हिस्सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप लोग को वोकैब वाला हिस्सा है और एक है ग्रामर वाला। ये ग्रामर वाला आप पूरा मेरे हाथ में छोड़ दो, ठीक है। ये ग्रामर में यहाँ पे पूरा कंसेप्ट बनाऊंगी, आता है नहीं आता है जाने दो। सब पूरा ग्रामर का हिस्सा जो है ये मेरे हाथ की बात है। ये वोकैब मैं आपको बता दूंगी, लेकिन इसको याद रखना आपके हाथ में है, क्योंकि एग्जाम में वर्ड्स आएंगे सीधे, उसका समानार्थी पूछेगा, विपरीत पूछेगा, स्पेलिंग बोलेगा। आपकी क्षमता है, याद रख पाओगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये पूरा आपके हाथ में होता है। इसको भी कैसे तैयार करना है किसी दिन क्लास में बताएंगे। तो कुल मिला के मैं स्टार्ट कर रही हूँ कौन सा पोर्शन, ग्रामर पोर्शन, मतलब व्याकरण पोर्शन। इस व्याकरण में भी दो हिस्से हैं, एक है सेंटेंस केस और एक कौन सा है, वर्ड्स केस। आप लोग ध्यान दोगे तो समझ आएगा। ये वाक्य भेद जो है ना, जब इसको अलग अलग पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं ना, तो हम सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं, यही होता है एट द एंड। तो यहाँ पे वाक्य भेद है, वाक्य भेद है, वर्ड से डील कराएगा। सेंटेंस किससे डलाएगा, आपके टेंस वॉइस नरेशन से। चूंकि आप लोग 12वीं पास हो गए ही, है ना, ग्रेजुएट भी हो गए, कई लोग कर रहे होंगे। तो ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग 12वीं पास हैं और मेरे द्वारा हिंदी में बोली गई बातों को तो समझ ही सकते हैं, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटेंस केस से, ठीक है। और सेंटेंस केस को पूरा करने के बाद हम जाएंगे वर्ड केस में। इसका मतलब भी और इसका फायदा भी आपको बाद में मालूम चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्लास यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी हिंदी में आप वाक्य बोलते हो, है ना। हाँ सही, अच्छा आंसर है माधुरी और रमेश, गुड। यहाँ पे जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई भी हम लोग बात बोलते रहते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ यहाँ पे फिलहाल कि मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे आपने शब्द को अगर तोड़ा, इस पूरे वाक्य को तोड़ा, तो इसमें निकला मैं, फिर निकलेगा पढ़ा रही हूँ, दो चीजें निकली है। ऐसे ही आप बोलोगे कि मेरी बहन खाना पका रही है, इसमें भी आप अगर तोड़ोगे, जनरल डिस्कशन है, इसमें लिखना विखना कुछ भी नहीं है। मेरी बहन खाना पका रही है, तो यहाँ पे खाना कौन पका रहा है, मेरी बहन। काम क्या कर रही है यहाँ पे, पकाने का। और क्या पका रही है, खाना, भोजन बोल सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे हिंदी में आपने तोड़ा ना, वाक्य के दो तीन हिस्से किए ना, ऐसे इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में भी हमेशा दोनों ही केस में देखना, मैं पढ़ा रही हूं, यहाँ पे काम करने वाला कौन है, मैं। मेरी बहन भोजन पका रही है, इसमें काम करने वाला कौन है, मेरी बहन। राम स्कूल जा रहा है, काम करने वाला कौन है, राम। समझ आया। तो एक में मैंने मैं का उच्चारण दिया, मतलब आई का। एक में मैंने मेरी बहन बोला, मतलब माय सिस्टर। एक में मैंने बोला राम, मतलब राम। समझ गए। वे शोर मचा रहे हैं, मतलब दूसरे क्लास के बच्चे। तो एक में मैंने बोला वे शोर मचा रहे हैं, वहां पे काम कौन सा हो रहा है, शोर मचाने का। काम कौन कर रहा है, वे, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो दे। समझ आया। तो ऐसे ही हर वाक्य में ना दो या तीन हिस्से होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख या प्राइमरी हिस्सा होता है कर्ता का। कर्ता मतलब जो काम को करेगा, जो काम करता वही कर्ता। तो कर्ता जो होता है, कर्ता जिसको आप लोग हिंदी में ऐसे लिखते हो, बोलते हो कर्ता, ऐसे करके कर्ता। इंग्लिश में इसी को क्या बोल देंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हर काम, हर सेंटेंस में एक ना एक सब्जेक्ट रहता ही है ना। सब्जेक्ट के बिना क्या ही कोई सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक ना एक मिलता है। ये जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, यहाँ पे उसके कुछ हम लोग नाम याद करेंगे।
जैसे कि कोई राम बोल दे रहे हो, मेरी बहन बोल दे रहे हो, आई बोल दे रहे हो, दे बोल दे रहे हो, समझ आया? यहाँ पे सब करता है। चूंकि अगर राम बोलूं तो राम से काम मेरा नहीं चलेगा, महेश, सुरेश, दिनेश सब लोग मौजूद है, सीता, गीता, मीता सब है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम इन कर्ताओं को कुछ विशेष एक नाम देके याद करेंगे, जैसे कि मैं किसके बारे में बात करूंगी, मैं अपने बारे में, आई के बारे में, तो सबसे पहले काम करने वाला तो मैं खुद हो गई, समझ आया? तो याद रखना, चाहे जीवन हो चाहे इंग्लिश हो, मैं को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना। फर्स्ट प्रायोरिटी समझते हैं, प्रथम प्राथमिकता देना है। तो यहाँ पे आपने क्या बोला मैम, मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हो, आई, और बोल रहे हैं इसको हमेशा कौन सा प्रायोरिटी देना, फर्स्ट, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पर्सन, मतलब मैं कौन सा पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन। ये आई हो जा रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लिख लो फर्स्ट, ठीक है? पहला पर्सन हो गया, मतलब मैं कौन हूं, हमेशा फर्स्ट पर्सन। अब मैं इनके साथ बातें कर रही हूँ, ये कौन है, गर्ल है, ऑनलाइन वाले इमेजिन करना, ये गर्ल है, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ये कौन है, सेकंड पर्सन, ठीक है? मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ, चाहे वो बॉय है, फिर भी वो कौन है, सेकंड पर्सन, तो मैटर नहीं करता, फर्स्ट पर्सन मैं हूं, ये मेरे लिए कौन है, सेकंड पर्सन। हिंदी में तू, तुम, आप बोलते हो, छत्तीसगढ़ी में तुमन, आप मन, इंग्लिश में हमेशा उसको क्या बोलते हैं, यू, क्या बोलते हैं, यू। तो ये मैं के बाद आपने क्या बोला, एक तुम या आप, जिसको आप क्या बोल देते हो, यू, और ये कौन सा पर्सन रहेगा, सेकंड पर्सन। अब तीसरा आते हैं, अब मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ये सेकंड, ये अपने लिए फर्स्ट है, मैं इनके लिए सेकंड हूं, इमेजिन करना। अब हम दोनों मतलब 1 और 2 मिलके इस बार तीसरे के बारे में बातें कर रहे हैं। वो तीसरा इस बार कौन है, एक लड़का है। तो ये क्या हुआ, हम लोग उसके बारे में अगर बातें करेंगे क्या बोलेंगे, वह तो क्लास ही नहीं आता है, कुछ ऐसा बोलेंगे। वो तो हम लोग हिंदी में ना वो बोल देते हैं, वह में ओ की मात्रा वो तो क्लास ही नहीं आता, शुद्ध होता है वह तो क्लास ही नहीं आ रहा है, वह तो पढ़ाई नहीं करता है। तो यहाँ पे आपने एक बात बोली, कौन सी बात बोली, वह। ये वह जो है, जो आपने बोला वह, ये लड़का है तो क्या लगाओगे इंग्लिश में, ही, और ये कौन सा पर्सन है बोल रही हूँ, थर्ड। अब ये तो लड़के की बात हो गई, हो सकता है फर्स्ट और सेकंड मिलके लड़की के बारे में बात करें, तो ये भी हिंदी में क्या कहलाएगी, वह। तो ये भी हिंदी में क्या कहलाई, वह, लेकिन इंग्लिश में क्या बोल दोगे, शी। तो 4 चीज हो गया फिलहाल, आगे जाना। इस बार मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ये सेकंड पर्सन है, हम लोग ना लड़के के बारे में बात कर रहे हैं ना लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, पेन के बारे में। ये बोलेगी मैडम पेन कितना अच्छा है, मैं बोली हाँ ये तो बहुत अच्छा है, बोला ना मैंने ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब अभी भी ये क्या कहला रहा है, वह, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे, इट। ये होता है इस्तेमाल मेल के लिए, मैस्कुलाइन के लिए, ये होता है फीमेल के लिए, फेमिनाइन के लिए, और ये होता है निर्जीव वस्तुओं के लिए, समझ आया? आगे इसको और बताएंगे और किसके लिए भी होता है इट। तो कुल मिला के आपने यहाँ पे 5 सब्जेक्ट देखा है, आई, वी, यू, ही, शी, इट। नोटिस करने वाली एक और बात है कि ये जो सब्जेक्ट है ना पांचों, ये सभी एक एक का बोध करा रहे हैं, आई मतलब भी एक का बोध होगा, यू में एक का बोध हो रहा है, ही, शी, इट में एक एक का बोध हो रहा है। पर यहाँ पे तो एक वचन से ज्यादा भी लोग होते हैं, जैसे अगर हम सब बोलोगे बोलोगे मैम चलो हम सब घूमने चलते हैं, आपने हम बोला, हम मतलब आप अकेले जाने की बात कर रहे हो क्या, नहीं, मतलब आप मुझे भी शामिल कर रहे हो। एक ऐसा समूह जिसमें आप शामिल हो, एक ऐसा समूह जिसमें आई शामिल है, वो समूह कहलाता है हम। और उस हम को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हो, वी। उस हम को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, वी। चूंकि इस समूह में आई शामिल है, ये भी फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, क्योंकि आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। तो ये नोट एकदम याद रखेंगे। तो हो गया आई, वी, यू, ही, शी, इट। लास्ट, एक ऐसा समूह जिसमें आप शामिल नहीं हो। मैम वे लोग शोर मचा रहे हैं, आप भी शामिल हो क्या उस ग्रुप में, अगर आप होते तो हम बोलते। इसका मतलब एक ऐसा भी समूह होता है जिसमें वे हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसमें आई शामिल होता है क्या, नहीं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, दे। और ये आता है किसमें, थर्ड पर्सन में। तो अब एक लाइन खींच देंगे, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन कौन, दोनों आई और वी, सेकेंड पर्सन कौन, यू, और थर्ड पर्सन कौन, ही, शी, इट। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक चीज और बचा है,
अगर मुझे यहाँ पे इनसे बात करनी है तो मैं इसको बोलूंगी तू, तुम, आप, है ना। अगर मुझे आप सबसे बात करनी है तो क्या बोलूंगी, आप लोग, तुम लोग। तो आप लोग समझ जाओगे मैम हम सबको बोल रही है। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में चाहे एक को बोलूं चाहे सभी को बोलूं यूं ही रहता है। समझ आया ना। तो यहाँ पे आपको एक याद करना है, कौन सा, ये पर्सन वाला टेबल। फिर एक याद करना है, कौन सा, ये सब्जेक्ट या कर्ता। कौन सा, सब्जेक्ट या कर्ता। इसमें ये जो थर्ड पर्सन लिखा है, ये थर्ड पर्सन पूरे का रहेगा। किसका रहेगा, ये पूरे का रहेगा। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या है, आप लोग हिंदी में पुरुष पढ़ते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम, उत्तम, ऐसा वाला पढ़ते हो ना, ये वही बात है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, ऐसा जो भी पढ़ते हो। तो यहाँ पे इसको एकदम रट लीजिए आप। पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक इनका जिक्र मैं करूंगी, ये हमेशा हर जगह काम आने वाले हैं। हमारा ये बेस है। ये हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे वो भी लिख लो जो आप लोगों ने देखा, क्या देखा था, सिंगुलर प्लूरल वाला। ये आई, क्या आई के बारे में आपने क्या देखा, ये क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर मतलब आप लोग जानते हो ये क्या है, एक वचन। ये वी क्या है, अच्छा अच्छा ठीक है, ही क्या है, एक वचन, मतलब कि क्या है, सिंगुलर। शी क्या है, सिंगुलर, एक वचन, एक को बोध कराएगा। इट क्या है, सिंगुलर, एक का बोध कराएगा। ये यू भी क्या था, सिंगुलर, मतलब किसका बोध करा रहा था, एक का। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, वी की, तो ये वी क्या हो जाएगा, बहुवचन, मतलब कि क्या, प्लूरल। ये लो प्लूरल, अब से सिंगुलर प्लूरल बोलेंगे हम लोग इस। वहीं पे ये दे भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। और वहीं पे ये यू एक वचन भी होता है और क्या होता है, बहुवचन भी, मतलब ये यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो थोड़ा सा ये याद रखेंगे, बेस है पूरा। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ऑनलाइन बैच में यहां तक समझ आया, माधुरी, रमेश, कोई दिक्कत। तो कुल मिला के सब्जेक्ट प्रोनाउंस, प्रोनाउंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम कहीं पे नाम नहीं ले रहे हैं, हम सर्वनाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कभी भी, अगर आपको कभी भी राम शब्द का जिक्र होगा, आपके दिमाग में आना चाहिए वो किस में आएगा, ही में। सीता वीता आ गया तो किस में आएगी, शी में। पेन आ गया, कार आ गया, पंखा कुछ आ गया तो किस में आएगा, इट में। स्टूडेंट्स आ गया, स्टूडेंट्स, या फिर बोलोगे पीपल, ऐसा कोई समूह का नाम जिसमें आप शामिल नहीं हो, किसमें आएगा, दे में। लेकिन वी को तो वी ही बोलेंगे, आई को आई ही बोलेंगे, यू को यू ही बोलेंगे। तो यहाँ पे ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर प्लूरल भी आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस में वही बात बताया जा रहा है, एक बार नजर डालना है। ये अपने लिए क्या इस्तेमाल करेगा, आई। इस आई के लिए ये सेकंड पर्सन क्या है, यू। इन दोनों के लिए ये लड़का मेल है, मतलब ये क्या है, ही। इन दोनों के लिए ये क्या है, शी। ये फर्स्ट सेकंड पर्सन और ये कौन सा पर्सन है, थर्ड। फर्स्ट सेकंड पर्सन, ये कौन सी पर्सन है, थर्ड। फर्स्ट सेकंड पर्सन इस बार इस बिल्ली और इस सेब के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों भी क्या है, थर्ड, मतलब ये किसके अंदर आ जाएंगे, इट में। अब आप लोग बोलोगे मैम सेब तक तो समझ आ रहा है, ये बिल्ली को क्यों ले लिए हो। तो समटाइम्स हम छोटे प्राणी समझते हैं, छोटे प्राणी, छोटे जीव जंतु, हमेशा निर्जीव को ही इट नहीं बोला जाएगा। छोटे प्राणी, इवन दो छोटे बेबीज भी, जिसका जेंडर आप डिफाइन ना कर सके, उसको भी इट में लेना पड़ेगा। आप बाइक से जा रहे हो, रास्ते में सांप जा रहा था, आप उस पर चढ़ा दिए गाड़ी, क्या बोलोगे, सांप मर गई कि मर गया, मर गया बोल देते हैं, लेकिन जेंडर पता है क्या, नहीं। तो वो भी एक ऐसा प्राणी है जिसको ना आप ही बोल सकते हो ना आप शी बोल सकते हो, इसीलिए उसको आप किस में लेंगे, इट में। तो मैंने बोला है क्या, थर्ड पर्सन में कौन कौन आएगा, इट में। निर्जीव वस्तुएं, सारी वस्तुएं और छोटे प्राणी, कीड़ा मकोड़ा, मच्छर अच्छा जो उड़ रहा है, सब किस में आएगा, इट में। अगला क्या लिखा है, ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड पर्सन मिल गया, एक और दोस्त को बुला लिए, क्या है तीनों आपस में, वी, हम है। ये इन दोनों इसके लिए क्या है, यू है, ठीक है। और देखो ये अकेला भी इसके लिए यू था, दो लोग हैं तब भी इसके लिए क्या है, यू है। ये क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है, सेकंड है। सेकंड पर्सन चाहे एक हो चाहे अनेक हो, यू ही बोलेंगे। हम लोग ना इंग्लिश में भी ना थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए कई बार ना ऐसा कुछ बोल देते हैं। आते ही मैंने अभिवादन किया था, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बोल दिया मैंने,
मेरा उच्चारण करने का ये तात्पर्य था कि मैं सभी तक अपना अभिवादन देना चाहती थी, है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बोलने का ये मतलब था कि आप सभी को गुड इवनिंग, इस टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने के लिए ना ऑल ऑफ यू, यू ऑल ऐसा बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है यू। लास्ट क्या है, ये दोनों लोगों के लिए, ये दोनों का समूह भी क्या है, दे। क्या है ये, दे। इस टेबल में आपको एक और नोट बता देती हूं मैं, ये जो दे है ना, इसको लेके परेशान होते हैं कई बार हम लोग। दे, वी तो समझ आ जाता है, वी में हम लोग भी शामिल रहेंगे, लड़के का ग्रुप हो चाहे लड़की का ग्रुप हो। इस दे में ना एक से अधिक कौन हो सकते हैं, ही। एक से अधिक कौन हो सकते हैं, शी। और एक से अधिक ही और शी का ग्रुप भी हो सकता है। समझ आया। एक से अधिक लड़के हैं तो भी दे है, एक से अधिक लड़कियां तो भी दे है, एक से अधिक लड़के लड़कियों का समूह तो भी दे है, बस आप नहीं हो उसमें। आप होते तो क्या हो जाता, वी। तो ये छोटा सा टेबल है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस टेबल के बाद हम लोग जाते हैं एक अगले बात में। आप लोग कुछ ऐसा सुने हो क्या, आई सॉरी मैं एक आम खाता हूं। इसमें आपको अगर इंग्लिश में इस लाइन को लिखना है, मैं को क्या बोल दोगे, आई। एक आम को क्या बोल दोगे, मैंगो। और एक आम के लिए वन मैंगो बोलना चाहिए, बट वन के जगह हम ए लगा सकते हैं, अ लगाते हैं जनरली, तो यहाँ पे अ मैंगो हो जाता है। खाता हूं के लिए एक क्रिया होती है क्या, ईट। खाने की क्रिया होती है ना, ईट। आई मैंगो ईट। तो हिंदी में तो सुन के ये एकदम सही लग रहा है। कैसे सही लग रहा है, हिंदी में इसको कुछ डिफाइन करना। ये मैं जो है हिंदी में बता रही हूँ, ये मैं जो है ये क्या है, कर्ता। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, कर्ता। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे, खाने की, तो ये क्या हो गया, क्रिया। और ये जो बच गया, ये जो बच गया ना, इसको बोलते हैं क्या, कर्म। क्या बोलते हैं, कर्म। हमेशा आप ध्यान देना, कर्म, क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव जिस पे पड़ेगा ना वो कर्म होगा। क्या बोली मैं, क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव। मैं आम खाता हूं, एक समय के बाद आम समाप्त हो जाएगा। मैं समाप्त हो जाऊंगी क्या, नहीं, बशर्ते जहरीला आम ना हो, है ना। लेकिन एक समय के बाद आम निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, है ना। मैं पत्र लिखता हूं, एक समय के बाद पत्र लिखा जाएगा। क्रिया का सीधा प्रभाव जिस पे पड़ा वो क्या है, कर्म है। तो यहाँ पे ये कर्म है, कर्ता कर्म और क्रिया। मतलब हिंदी में आप जब भी कोई भी बात बोलते हो ना, तो सीक्वेंस क्या होता है, कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। पर इंग्लिश में यही सीक्वेंस रहेगा क्या, इंग्लिश में गलत लग रहा है। आई अ मैंगो ईट, गलत लग रहा है सुन के। तो इंग्लिश में लिखने के समय सिंटेक्स को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। कर्ता तो यहीं पे रहेगा आई, बस इन दोनों का जगह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ईट यहां आ जाएगा, अ मैंगो यहां आ जाएगा। अब जाके ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूं, एक सामान्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। मतलब इंग्लिश में आपने सबसे पहले क्या बोला, आई। मतलब ये वाला गलत है, इसको मैं काट रही हूं। मतलब आपने सबसे पहले क्या बोला, कर्ता, दैट इज सब्जेक्ट। उसके बाद क्या बोला, क्रिया, और क्रिया को इंग्लिश में बोलेंगे वर्ब। और उसके बाद क्या बोला, कर्म, और कर्म को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। समझ आया। कर्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट और इसको बोलते हैं वर्ब। मतलब हिंदी में सिंटेक्स क्या होता है, एस, उसके बाद ओ, उसके बाद वी। लेकिन इंग्लिश में सिंटेक्स क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, इंग्लिश में सीक्वेंस होगा एस। पहले क्या आया, एस, उसके बाद क्या आया, वी, और लास्ट में क्या आया, ओ। आप हिंदी में कोई भी वाक्य बोलिए, मैं घर जा रहा हूं, जाने की क्रिया लास्ट में आई, है ना। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, है ना। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं जयपुर जा रहा हूं, हमेशा क्रिया हिंदी में ना आखिरी में आता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा कर्ता के बाद आता है। राम इज कमिंग टू माई हाउस, राम मेरे घर आ रहा है, इज कमिंग बोल दिया आप पहले, है ना।
शी मेक्स चपातीज, वह क्या बनाती है, रोटी बनाती है। मेक को आपने शी के बाद बोल दिया, इसका मतलब है इंग्लिश में हमेशा सिंटेक्स क्या रहेगा, एस वी और ओ। समझ आया ये लाइन? तो यहाँ पे आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पूरा कर लिया है, जिसमें साधारण वाक्य के लिए हमेशा सिंटेक्स होगा एस वी ओ। हमेशा पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट, पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई राइट अ लेटर करके लिखा हुआ है, यहाँ पे होता है हिंदी में मैं, राइट मतलब लिखता हूं, और इस इधर क्या होता है, अ लेटर मतलब एक पत्र। भले कि इंग्लिश में लिखा एकदम सही लग रहा है, हिंदी में बोलना है तो पहले क्या बोलना पड़ेगा, मैं, उसके बाद एक पत्र, उसके बाद लिखता हूं। तो हिंदी का सिंटेक्स अलग है, इंग्लिश का सिंटेक्स अलग है। आप दिमाग में बिठाएंगे, इंग्लिश में एस वी ओ रहेगा। क्या रहेगा, एस वी ओ। आप तमाम उदाहरण देखेंगे, आपको हमेशा वाक्य में एस वी ओ ही मिलेगा। ये देखो, इस वाक्य में आज का आपका होमवर्क ही यही रहेगा, हर दिन होमवर्क मिलेगा, होमवर्क करना रहेगा। इस पूरे वाक्य में क्रिया क्या है, अब तक जितना भी पढ़े हो, कोई पहली से इंग्लिश पढ़ा है, कोई छठवीं के बाद भी पढ़ा होगा, गाँव में छठवीं के बाद पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो जानते हैं इसमें क्रिया क्या है। इसमें क्रिया क्या है, गो, तो ये वर्ब है। वर्ब के पहले जो रहता है वो क्या है, सब्जेक्ट, जो बच गया क्या है, ऑब्जेक्ट। इसमें क्रिया क्या है, क्रिया ढूंढना है, फिनिश। ये क्या है, विल, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे ये विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब, और ये फिनिश क्या है, एक मेन वर्ब। कुल मिला के ये वेरी इरिटेटिंग, कुल मिला के ये पूरा का पूरा कुल मिला के ये पूरा का पूरा क्या है आपका, वी, और ये पूरा का पूरा बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ये बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, आई आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब, और जो बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्रिया क्या है, गो, वर्ब, ये भी पूरा मिला के क्या बोलना, वर्ब, जो बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, सब्जेक्ट। आप जब क्रिया पे प्रश्न करोगे ना, हाँ सही बोल रहे हो रमेश, पेन बदलेंगे कल, इसको फेंक देंगे, ठीक है। आप जब क्रिया पे प्रश्न करोगे ना, आपको कर्म अपने आप मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट अपने आप मिल जाएगा। वी विल गो देयर, हम वहां जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, उत्तर मिल जाता है। आई विल फिनिश दिस वर्क, मैं यह काम समाप्त करूंगा। मैं क्या समाप्त करूंगा, काम। तो जब आप क्रिया पे प्रश्न करते हो तो ये मिल जाता है। तो दो ट्रिक बताया, क्रिया का सीधे सीधे प्रभाव पड़ेगा, वो कर्म है। क्रिया पे प्रश्न करोगे तो क्या मिल जाएगा, कर्म। तो आपका वर्क रहेगा कल का, ये है होमवर्क। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये जो लिखे हुए वाक्य है, हिंदी में भी है, अभी शुरू है करके, सब में आपको ढूंढना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले हिंदी में ढूंढ लेना, हिंदी में तो आसान है, हम लोग हिंदी भाषी है। वह शाम से ही सो रही थी, क्रिया कौन सी हो रही है, सोने की। क्रिया कौन सी हो रही है, सोने की। इस वाक्य में क्रिया है आपका सोना, वर्ब। कौन सो रही है, वह, और जो बच गया वो पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट। हिंदी में तो एस ओ वी होता है, इंग्लिश में जाओगे, यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है, सोने की, तो ये स्लीप क्रिया होता है। स्लीपिंग लिपिंग नहीं पता, छोड़ दो, स्लीप तो क्रिया है। इसके आगे ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट से पहले पूरा क्रिया है। क्या है, क्यों है, बाद में पता चलेगा। काम कौन कर रहा है, शी, सब्जेक्ट है। जो बच गया वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब नहीं, जो भी है। तो आपको ये काम करना है, कल की क्लास में हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके लिए ये एक होमवर्क है। दूसरा वर्क है, आपने आज की क्लास में पढ़ा है जो मेरे साथ, सबसे पहले हमने देखा आई और वी दोनों कौन से पर्सन थे, फर्स्ट। फिर हमने देखा यू, और ये यू कौन सा पर्सन था, सेकेंड। और ये यू कौन सा पर्सन था, सेकेंड। फिर हमने देखा ही, शी, इट और दे, और ये कौन से पर्सन थे, थर्ड। आपको ये टेबल को रटना है, क्लियर बोल रही हूँ, सीधे याद करना है। पर्सन कौन कौन सा है, याद हो गया है। आपको सब्जेक्ट बोला है मैंने, कौन कौन से रहेंगे, ये सब जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाते हैं तो रूप बदल देते हैं। सुने ये चीज,
मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो। आम मेरे द्वारा खाया जाता है, अ मैंगो इज ईटन बाय मी। तो आई का क्या बन गया, मी। तो ये भी याद करना पड़ेगा। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। ये टेबल दूसरा याद करेंगे। तीसरा टेबल एडजेक्टिव प्रोनाउन करके लिखा हुआ है, पोसेसिव एडजेक्टिव करके आगे पढ़ते हैं इस। ये जो तीसरा वाला कॉलम है ना, ये सेकेंड वाला तो याद हो गया। तीसरा वाला कॉलम में आप हमेशा इसको इस्तेमाल करते हैं कैसे, सुनना। ये जो पेन है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला विशेषता बताओ देख के, हिंदी में बताओ। व्हाइट है, बहुत अच्छा रंग। दूसरा, छोटा है, आकार सुंदर है। रंग रूप आकार बता दिए। कोई बोलेगा मैम ये कॉपी में नहीं चलता, बस डिजिटल बोर्ड में चलता है। गुण बता दिए। मतलब हर चीज की विशेषता होती है, उसका रंग, रूप, गुण और आकार। लेकिन एक और विशेषता है, यह पेन मेरी है। मतलब इसका एक और विशेषता है, इसका स्वामी जो फिलहाल कौन है, मैं। ये क्लास कैसा है, बड़ा है। ये क्लास सुंदर है। ये क्लास पीला रंग का है। लेकिन साथ ही एक विशेषता है, यह क्लास हमारा है ना। तो यहीं पे आप देखोगे आई का क्या होता, माई। दिस इज रेड पेन, दिस इज स्मॉल पेन, दिस इज माई पेन। माई भी हुआ वैसा, तो ये माई हो गया आई का। वी का क्या होता है, अवर, दिस इज अवर क्लास। यू का योर, इज दिस योर पेन। स्वामी स्वामित्व के ऊपर रहता है। ही का हिज, ही शर्ट। शी का हर ड्रेस बोलते हैं ऐसा। इट का इट्स और दे का देयर। उनका घर बहुत बड़ा है, देयर हाउस इज सो बिग बोलते हैं ऐसा। तो इसका मतलब है आप हमेशा एडजेक्टिव प्रोनाउन पढ़ोगे ना, इसके पीछे ना, इसके पीछे आपको हमेशा एक क्या लगाना पड़ता है, संज्ञा। आप इनको आखिरी में बोल के वाक्य खत्म नहीं कर सकते। माई हाउस, अवर हाउस, योर, ऐसा कुछ तो भी बोलना पड़ता है। 3 टेबल रट लिए। चौथा टेबल पोसेसिव प्रोनाउन, अभी रट लो, बाद में पता चलेगा। 5वां टेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ। याद रखना 2 जगह पे क्या लगा है, सेल्फ्स। यहां पे क्या लगा है, सेल्फ्स, और यहां पे भी क्या लगा है, सेल्फ्स। ये सेल्फ्स जो लगा है केवल उन्हीं के साथ लगा है जहां पे वो चीजें कौन सी है, प्लूरल। बाकी सिंगुलर के साथ हर जगह पे क्या लगा है, सेल्फ। तो इजी टू रिमेंबर, आपको ऐसा याद करना पड़ेगा। ये टेबल बहुत काम आएगा आपको। तो ये टेबल एक याद करना है। तो फर्स्ट टेबल, दूसरा टेबल है टेबल नंबर 2। इस टेबल में आपको दिख रहा है कुछ हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शेल, डू, डज, डिड। और इधर क्या दिख रहा है, सात करता। सात करता कौन कौन से, आई, वी, कौन कौन सा, आई, वी, फिर यू, और फिर ही, शी, इट, दे। ये दोनों फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। आपको इन किन के साथ क्या लगता है ये भी पता होना चाहिए। आगे जाके जब मैं क्वेश्चंस बनवाऊंगी वहां गलती नहीं करेंगे। समझ आया। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं किसके साथ क्या लगता है। यू के साथ हमेशा आर लगेगा, यू के साथ हैज, हैव में हैव लगेगा, हैज कभी नहीं लगेगा। वैसे ही के साथ हैज लगेगा, ही के साथ वॉज लगेगा, वर नहीं लगेगा। तो कुछ टेबल है जो कि पता होना चाहिए, कई लोग भूल जाते हैं, उनके लिए दिए हैं। तो आप इसको रटेंगे, कुल मिला के इसको रटना रहेगा आपको। विल शेल में मैंने केवल आई और वी के साथ दोनों लगाने बोला है, देखो। बाकी सभी के साथ क्या लगाना है, केवल विल। ये भविष्य टेंस पढ़ेंगे तो और क्लियर करेंगे। पहला काम है ये करना है। कल की क्लास पे हम आगे शुरू करेंगे अपना मेन टॉपिक जो क्या रहेगा, टेंस। विद इन 7 to 8 मिनट्स में हम लोग ये पूरा टेबल बनाना सीख जाएंगे। ठीक है। आज की क्लास में अगर आप वो 7 करता जान गए ना, कल कुछ दिक्कत नहीं आएगा। कल आप इसको आराम से सीख जाएंगे। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद
कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज वगैरह कंप्लीट करेंगे। फिर कुछ होमवर्क मिलेगा जो कि रेडी है अभी से मेरे पास। यस बता रहे हैं। फिर उसके बाद आए हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और थैंक यू हो जाता है। तो ठीक है, तो ऑनलाइन बैच में समाप्त करते हैं क्लास यहीं पे।